नमस्कार साथियों, आज हमारी यूपी टेट की सामाजिक विज्ञान के हम लाए हैं पिछले सालों में आए हुए 100 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आने वाली यूपी टेट की परीक्षा के लिए। इसमें से 60 क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से और पिछले सालों में आई हुई प्रश्नों की व्याख्या के साथ बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इस पार्ट में से रिवाइज होते रहते हैं। अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? हमारे ऑप्शन हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। तो हमारा आंसर है हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? याद रखिएगा, इसमें भाषाएं हैं 12। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हमारे ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। याद रखें कि मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होती है, लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, हमारे ऑप्शन है 41वां, 42वां, 43वां या फिर 44वां। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1976 में। वैसे भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये संशोधन है। इसको संज्ञा दी जाती है कि ये पूरा संविधान ही एक तरह से मिनी संविधान की संज्ञा इस संशोधन को दी जाती है। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से एक शब्द पंथ निरपेक्ष और दूसरा था समाजवाद और तीसरा था अखंडता। तो 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? हमारे ऑप्शन है कालाहारी, सहारा, थार या फिर अटाकामा। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सहारा। जो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है वो है सहारा। ये अंटार्कटिका के पश्चात दूसरा विशाल रेगिस्तान है और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी साइड में। और इसमें बहुत सारे देश इसके अंदर आते हैं। अल्जीरिया है, चाड है, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? सहारा, और ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर के.एम. मुंशी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल के किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है? हमारे ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र, मंगल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन मुख्य रूप से किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी बंगाल राज्य में सुंदरबन स्थित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया? हमारे ऑप्शन है केशवानंद भारती, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह या फिर गोलकनाथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती। जो बुनियादी ढांचा या फिर इसे हम कहते हैं आधारभूत ढांचा, इसकी जो सिद्धांत था वो केशवानंद भारती विवाद ये था 1973 का। इसमें सामने आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संसद पे
संविधान संशोधन में एक प्रतिबंध लगाया था कि आप ऐसा संशोधन कर सकते हो संविधान में जिससे कि उसके बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचे पर कोई फर्क ना पड़े। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मेरी पिछली वीडियो में इसको मैंने विस्तार से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं सुनी है मेरी पिछली वीडियो तो ज़रूर सुने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काकोरी कांड से संबंधित नहीं हैं। हमारे ऑप्शन है भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भगत सिंह। तो जो काकोरी कांड था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये काकोरी लूटकांड, अब इसको क्योंकि इसको लूटकांड अब नहीं कहते हैं, हमारी यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है काकोरी एक्शन डे। वो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक जगह पे हुआ था। इसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और इनके साथ 6 अन्य लोग भी शामिल थे और इन्होंने लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन लूटी थी। भगत सिंह का इस कांड से कोई संबंध नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का फल उद्यान किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन है भूमध्य रेखे, भूमध्य सागरीय, सवाना या फिर टुंड्रा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। वहाँ पर ज़्यादातर रसीले फलों का बगीचा उसे कहा जाता है और विश्व का फल उद्यान यानी कि सबसे ज़्यादा फल यहाँ पर उगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो हमारे ऑप्शन है कीर्ति सिंह, अजीतमल, विजय सिंह या फिर जय सिंह। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह। हमारा आंसर क्या है? जय सिंह। यानी कि ये एक क्या है? जंतर मंतर एक वेधशाला है और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1724 में सवाई राजा महाराज जय सिंह द्वितीय ने कराया था। और ऐसी ही वेधशालाओं का निर्माण देश में 4 और जगह भी हुआ था, वो भी आप याद रखिएगा। देखिए एक तो हमारी यही हो गई जंतर मंतर, ये तो 4 देश में हुआ था। ये है जयपुर और इसके अलावा दिल्ली, दिल्ली के अलावा उज्जैन, उज्जैन में भी ये है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और चौथा क्या है? वाराणसी। इन 4 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। इनमें ग्रहों की स्थिति नापने के लिए विभिन्न उपकरण लगाए गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शन है ए.ओ. हयूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ या फिर गांधी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी जो स्थापना हुई थी कांग्रेस की वो 1885 में हुई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेट ये सन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जे.वी. कृपलानी या फिर नरसिंह मेहता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे, जो स्रोत जिन्होंने शुरू किया था वो आचार्य विनोबा भावे थे। इनका आंदोलन 20वीं शताब्दी के 50वें दशक में प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे ने देश भर में घूम घूम के बड़े बड़े भूस्वामियों से भूमि दान में मांगी थी और उस भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? हमारे ऑप्शन हैं 1876, 1880, 1885 या फिर 1888। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव नाटक की रचना किसने की? हमारे ऑप्शन है भास, कालिदास, भवभूति या फिर बाण भट्ट। हमारा आंसर है
कि मालती माधव नाटक की जो रचना की थी वो की थी भवभूति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। भवभूति ने मालती माधव नाटक की रचना की। ये एक संस्कृत का नाटक है। किसका नाटक है? संस्कृत का नाटक है। और इस नाटक में मालती और माधव की प्रेम कथा का वर्णन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न में विश्वास किस धर्म में है? हमारे ऑप्शन है बौद्ध, वैष्णव, शैव या फिर आजीवक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में विश्वास किया जाता है। और वो त्रिरत्न बौद्ध धर्म के क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म में कहे जाते हैं, इनमें विश्वास रखा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म से इन त्रिरत्न का संबंध है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता, अच्छे नागरिक या फिर उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? हमारे ऑप्शन है एडम्स, फ्रीवॉल, डीबी या फिर ओबी रिमथ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडम्स। शिक्षा को द्विध्रुवीय सिद्धांत जो शिक्षा का है उसे दिया था एडम्स ने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल या फिर इतिहास। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र को पढ़ाया जाता है, लेकिन दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ाया जाता। और ये हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि जो आधार होता है दर्शन, उस चीज़ को शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है। और ये बहुत बड़े नैतिक पतन का कारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? हमारे ऑप्शन हैं जलोढ़, लाल, काली या फिर लैटराइट। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के अपक्षपण और अपर्दन से होता है। और इस मिट्टी में नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्र ग्रहण कब होता है? हमारे ऑप्शन है पूर्णिमा, अमावस, प्रथम, चतुर्थ या फिर तृतीय। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जिस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। और ये तब होता है जब पृथ्वी इस प्रकार आती है कि उसकी छाया से चंद्रमा पूरा या आंशिक रूप से ढक जाता है। और ये घटना हमेशा पूर्णिमा को ही घटती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन हैं 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945 या फिर 25 अक्टूबर 1948। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, प्रगति और विश्व शांति का प्रयास है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय हमारा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा स्पीकर। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का स्पीकर ये निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस बात का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में इसकी परिभाषा है धन विधेयक की। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में आता रहता है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि धन विधेयक का वर्णन कौन से संविधान में है, कौन संविधान के आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक का वर्णन है।
और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर करता है और इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक पॉइंट ये भी इसका बनता है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है। वो इसे ना इसमें संशोधन कर सकती है, ना इसको खारिज कर सकती है। वो केवल उसके पास ये शक्ति है कि वो 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। और इस सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कई बार क्या होता है, कोई केस है और गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही जजों की, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट के जजों में से अपने पास जजों को बुला लेते हैं, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। और इसका वर्णन आर्टिकल 127 में, यानी कि संविधान में व्यवस्था की गई है तदर्थ न्यायाधीशों की आर्टिकल 127 के अंतर्गत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? हमारे ऑप्शन हैं 52वां संशोधन, 73वां, 42वां या फिर 86वां संशोधन। तो हमारा आंसर है 86वां संशोधन, और ये हुआ था सन 2002 में। तो याद रखिएगा, सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है उर्वस्थि, अंतर्जघ्यास्थि, बहिर्जघ्यास्थि या प्रगंडास्थि। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्वस्थि, या फिर इसे कहा जाता है फीमर। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो होती है हमारी फीमर। और ये हमारी कहाँ पर होती है? ये होती है हमारे पैर में, जो जांघ की जो हड्डी है उसे फीमर कहा जाता है। और ये सबसे मजबूत हड्डी भी हमारे शरीर की होती है, कूल्हे से घुटने तक जांघ में ये होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है, हमारे ऑप्शन है डी, ए, ई या फिर सी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी। जल में घुलनशील विटामिन है सी। जो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी होते हैं। याद रखिएगा कि बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इन्हें आप नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आगामी परीक्षा के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 29 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के पर मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। हमारे ऑप्शन है 1886, 1896, 1906 या फिर 1916। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1896। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में यूनान में हुई थी, और इस ओलंपिक में 14 देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है खिलाड़ी, कोच, शिक्षक या फिर वैज्ञानिक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है
वो किसी भी खेल के खिलाड़ियों और टीम को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, कुछ पोशाक और 5 लाख रुपए की नगद धनराशि पुरस्कार में प्रदान की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है काहिरा, मार्गरीटा, दिल्ली या फिर लुसाका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गरीटा। यानी कि जो हमारा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन था वो मार्गरीटा द्वीप जो कि वेनेजुएला में है, इसमें आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में 120 सदस्यों ने भाग लिया था। उस समय पर हामिद अंसारी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो अभी, क्योंकि ये पिछले आए हुए क्वेश्चंस में था तो उस समय का क्वेश्चंस था, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो बीता है हमारा, वो बीता है 19वां, कौन सा 19वां सम्मेलन, और वो हुआ था कंपाला में। कहाँ हुआ था? कंपाला में, जो कहाँ है? युगांडा में। तो याद रखिएगा कि जो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन है वो युगांडा कंपाला में हुआ था। पिछला सम्मेलन था, अभी इससे आगे का नहीं हुआ है, और ये हुआ था 2024 में। हर 3 साल पे लगभग इसका सम्मेलन होता है। जो आगामी है वो 2027 में प्रायोजित है। और इसमें क्या होता है, जो अध्यक्षता करता है अगले 3 साल तक वो इसका अध्यक्ष रहता है। तो इस समय इसका अध्यक्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कौन है? युगांडा है, जो 2024 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो 20वां शिखर सम्मेलन इसका 2027 में प्रस्तावित है। अभी इसकी जगह डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन 2026 में इसकी संसदीय नेटवर्क का सम्मेलन हुआ था, जो तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? हमारे ऑप्शन है नाइट्रोजन, लौह, जिंक या फिर पोटास। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक। यानी कि जो धान का खैरा रोग है वो जिंक तत्व की कमी से होता है। तो धान का जो खैरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मक्का का जन्म स्थान किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। जो मक्का का जन्म स्थान है वो अमेरिका यानी कि यूएसए है। भारत में ये आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। मिट्टी इसको चिकनी और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने वाला मुख्य रसायन कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मेथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ग्लूकोज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनकी फलों को पकाने वाला मुख्य जो रसायन है वो है एथिलीन। ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला रसायन है और वैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग भी किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिट्रिक एसिड। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो है सिट्रिक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे ऑप्शन है साइनाइड, जेनोफिल, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपिन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या है? हमारे ऑप्शन है साफ करना, थक्का बनाना, मीठा करना या फिर रंगीन करना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थक्का बनाना। जेली में पेक्टिन का मुख्य कार्य है थक्का बनाना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शन है फोटोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, चीनियोमीटर या फिर टेंड्रोमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्टोमीटर। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापने वाला यंत्र याद रखिएगा कौन सा होता है? रिफ्रैक्टोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वन उन्मूलन, कृषि, उद्योग या फिर आवास। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन उन्मूलन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है?
हमारे ऑप्शन है क्रोड, मेंटल, भूपर्पट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूपर्पट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है भूपर्पट्टी। मैंने इस पृथ्वी की परतों के बारे में अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? हमारे ऑप्शन है 21%, 78%, 0.03% या फिर 0.93%। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78%। यानी कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो हमारी नाइट्रोजन है। और कितने परसेंट है वो हमारी? 78% नाइट्रोजन वायु में पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन होती है। पिछली वीडियो में विस्तार से मैंने जो पर्यावरण की वीडियो बनाई है इनके बारे में विस्तार से चर्चा करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने लिखी है अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1918, 1919, 1920 या फिर 1921। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919। तो जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो 1919 में ये घटना हुई थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर तिलक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गृह मंत्री बने थे, जिन्होंने लगभग 600 रियासतों को भारत में मिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। यानी कि पर्यावरण के भी काफ़ी क्वेश्चंस इस पोर्शन में आ रहे हैं। पिछले सालों में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पर्यावरण वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? हमारे ऑप्शन है गंगा, सतलुज, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, तारे या फिर पृथ्वी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1930, 1935, 1947 या फिर 1950। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 1 मई या फिर 15 जनवरी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, भगवत गीता या फिर अर्थशास्त्र। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम ऑप्शन है हमारे 6वां, 7वां, 8वां या फिर 5वां। तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर ये पहुंच चुका है। तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पूरे विश्व में हमारे भारत का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है अमेजन, नील, गंगा या फिर यांगसे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील नदी। हमारी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील है, जो मिस्र में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? हमारे ऑप्शन है 1850, 1853, 1857, 1860। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच में
चली थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? हमारे ऑप्शन है अकबर, अशोक, बिंदुसार या फिर कनिष्क। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हमारा आंसर है, ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये सभी क्वेश्चन लगभग विस्तार से मैंने पर्यावरण सीरीज में बता चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या फिर पटेल। तो हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या फिर गांधी। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयानंद सरस्वती। तो इसमें भी मैं व्याख्या इसकी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और बहुत विस्तार से मैंने वायुमंडल की सभी परतों के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत सहायता मिलेगी आपको अपनी परीक्षा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? हमारे ऑप्शन है 545, 550, 552 या फिर 543। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 552। जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 552। याद रखिएगा, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो बहुत ये क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन कौन है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है 1901, 1905, 1910, 1911। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905। इसके बारे में भी विस्तार से व्याख्या पिछली वीडियो में की हुई है और ये रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन यूपी टेट परीक्षा में आया हुआ है। तो ज़रूर सुन लें उस व्याख्या को भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हमारे ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेदों की संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? हमारे ऑप्शन है चाणक्य, मेगस्थनीज, कालिदास या फिर हर्ष। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन कई बार ये आता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला, तो वो भी आंसर होगा हमारा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा क्या आएगा? शुक्र आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमारे ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा याद रखिएगा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो वो 8 राज्य भी कौन से हैं उनको याद रखने के लिए या तो आप देखो, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक बताती हूँ।
जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये एक आप सेंटेंस याद रखेंगे और 8 राज्यों के नाम इसमें आ जाएंगे। मी यानी कि मिजोरम, त्रय यानी कि त्रिपुरा, तो दोनों राज्य हो गए मिजोरम और त्रिपुरा। पा से हुआ आपका पश्चिमी बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और ये था झार हमारा यानी कि झारखंड। तो इसका सेंटेंस याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो 8 राज्य हमारे हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो वो कर्क रेखा हो गई हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद, अटलांटिक, प्रशांत या फिर आर्कटिक? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तराखंड? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में भी पिछले वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और बनकर तैयार करा अगर पूछा जाए तो ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949, और उसी वजह से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो 26 नवंबर का दिन है वो संविधान अंगीकृत उस दिन संविधान सभा ने कर लिया था, और ये लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हमारे ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या फिर प्रधानमंत्री? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति जिस समय है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन है 1880, 1885, 1890 या फिर 1900? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? हमारे ऑप्शन है असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या फिर खिलाफत? तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1920, 1930, 1940 या फिर 1942? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर पटेल ने? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है तिलक, गोखले, भगत सिंह या फिर सावरकर? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, एवरेस्ट या फिर नंदा देवी? तो हमारा आंसर है एवरेस्ट, जो कि ये कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हमारे ऑप्शन है संताप, क्षोभ, मध्य या फिर आयन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल हमारी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और इन परतों के बारे में आप पिछली वीडियो में जरूर सुन लें, बहुत विस्तार से मैंने सभी परतों के बारे में बताया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परतें बन जाती हैं क्योंकि ये हर साल रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन अब तक की यूपी टेट की परीक्षाओं में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन है 1957, 1959, 1961 या फिर 1965? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
1959। इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था और संविधान में इसकी व्यवस्था 1993 संविधान संशोधन से हुई थी। 73वां 74वां ये सब पूरा विस्तार से बताया हुआ, जरूर सुन लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है लिंकन, गांधी, चर्चिल या फिर नेहरू। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिंकन। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2005 में। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू है। इसका अर्थ है कि सूचना पाने का अधिकार, जिसके द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को जो भी वो सूचना चाहते हैं उसे उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी कानूनन रूप से तय की गई है। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। RTI एक्ट कब हुआ लागू? 2005। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हमारे ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हमारे ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर APJ अब्दुल कलाम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन। इनके बारे में बहुत विस्तार से मैंने अपनी पर्यावरण सीरीज में पढ़ाया है, जरूर सुन लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है कृषि, मत्स्य, दुग्ध या फिर तिलहन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुग्ध क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारी श्वेत क्रांति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, नर्मदा या फिर सिंधु। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान हमारा सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? वो है एशिया। तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हमारे ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर बिस्मिल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? डायर, कर्जन, मिंटो या फिर चेम्सफोर्ड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? नेहरू, गांधी, विनोबा भावे या फिर पटेल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी या फिर केनिंग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? हमारे ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व जहाँ जहाँ किया था उसे एक बार आप जरूर देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय या फिर एनी बेसेंट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1755, 1757, 1760 या फिर 1764। तो हमारा आंसर है 1757 में
प्लासी का युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1760, 1764, 1767 या फिर 1770? तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है बक्सर का युद्ध 1764। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर प्रतिभा पाटिल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और प्रदेश था हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो हमारी ये सरोजिनी नायडू राज्यपाल बनी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी हुई हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर शास्त्री? तो ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर आजीवन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? हमारे ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फिर कनाडा? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। पिछली वीडियो में विस्तार से मैंने इनके बारे में बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? हमारे ऑप्शन है रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर जर्मनी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से इनका प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिया गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या फिर सूरत? तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी आने वाली टेट परीक्षा के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।